हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत 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 अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने वादा किया था, और मैं अपने सारे वादे निभाता हूं, आपको पता है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तो वादा हमारा ये था कि आपको आंसर राइटिंग की मास्टर क्लासेस हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग में आपको एकदम एक्सपर्ट बना देंगे। ठीक, क्योंकि जरूरी है, देखिए अभी जरूरी है इसको करना, क्योंकि आपने 22 तारीख को जो एग्जाम हुआ है वो आपने देखा होगा। ठीक है, 22 दिसंबर 2024 को आपने यूपी पीसीएस का जो प्री हुआ है देखा ही होगा, एकदम तोते उड़ गए थे भाई। ठीक है, तो मेंस में भी आप समझ लीजिए कि कन्वेंशनल पेपर मुश्किल ही है कि आए, तो इसीलिए आंसर राइटिंग की कला सीखना जरूरी है और अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये वैसा होने वाला है कि जैसे पीवाईक्यूज आपने कर लिए। देखिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना मेंस के बहुत जरूरी है, लेकिन हर बार जैसे क्या होता था, हमें देखने को मिलता था कि यूपीपीसीएस के मेंस में काफी पीवाईक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे या कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते थे। बट इस बार मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो पीवाईक्यूज तो आपको करने ही हैं ताकि आपको आंसर राइटिंग की कला, और करने क्या है, मैं करा ही रहा हूं आपको। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक आंसर राइटिंग की आर्ट डेवलप करनी है जो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आंसर राइटिंग की आर्ट डेवलप करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वही इस बार आपकी नैया पार लगाएगी। ठीक है, तो हम जो ये प्रोग्राम लेके आए हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये बेसिकली यूपीपीसीएस मेंस के लिए है जो अभी होने वाला है। ठीक है, 2025 में उसके लिए है ये प्रोग्राम बेसिकली। लेकिन आप किसी भी एग्जाम का मेंस दे रहे हो, किसी भी, चाहे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन हो, चाहे वो आप यूपीपीसीएस किसी भी स्टेट एग्जाम की कर रहे हो, उसमें ये आपको हेल्प करेगा। हमारा फोकस यूपीपीसीएस मेंस पे रहेगा, बट हमारा जो अप्रोच है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। आप किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम को दे रहे हो जहां पे जीएस के पेपर आते हैं या आंसर राइटिंग आती है मेंस की, तो उसमें ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर, ईश्वर का नाम लेके। ठीक है, सब लोग, आप लोग जिस भी ईश्वर में मानते हैं उसको याद कर लीजिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिए, और चलिए पढ़ने बैठते हैं। ठीक है, नमः पार्वती पतये हारा हारा महादेव। ठीक है, तो ये देखिए डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर यूपीपीसीएस मेंस। मैं हूं शिवांशु मिश्रा, इंजीनियर। ठीक है, तो इंजीनियर, सिंगर, म्यूजिशियन, जो मन करे आपको कह दो। ठीक है, फैकल्टी, टीचर, जो मन करे आपको कह दीजिए। ठीक है, शायरी भी कर लेता हूं मैं, तो मैं सब इंजीनियर लोग सब कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं हूं एक इंजीनियर। ठीक है, मैंने टीसीएस में काम किया है 2 साल तक। उसके बाद मैंने मल्टीपल यूपीपीसीएस और यूपीएससी के मेंस लिख चुका हूं मैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको अपना अनुभव साझा करने आया हूं आपके साथ। ठीक है, और आपको आंसर राइटिंग की बारीकियां सिखाने आया हूं, और ये मेरी गारंटी है कि आप अगर मेरे साथ रह गए इस पूरे कोर्स में, ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में। आप 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपको। बस इसको फॉलो कर लीजिए, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो सीख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम आज के सवालों पे। अब हमारी स्कीम क्या रहेगी, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पीवाईक्यू उठाएंगे और फिर उस पीवाईक्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो मैंने खुद फ्रेम किया है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, प्लस जो भी टॉपिक होगा क्वेश्चन में मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आपको पूरा इन एंड आउट एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको मॉडल आंसर दिखाऊंगा। वो मॉडल आंसर मैंने खुद लिखे हैं, कॉपी पेपर पे लिख के मैंने उसको स्लाइड बनाई है उसकी। ठीक है, तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, वो वेल रिसर्च्ड और वेल फ्रेम्ड आंसर्स हैं। ठीक है, उससे बेटर आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको गारंटी देता हूं, उससे बेटर आंसर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आज का सवाल जो है हमारा, ठीक है, वो ये है। ये क्वेश्चन आया था आपका यूपीपीसीएस 2023 में, जैसे मैंने लिखा है जीएस 5 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, एडवोकेट जनरल के बारे में सवाल था। अब देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल एंड हिज फंक्शंस इन उत्तर प्रदेश। अब देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब होता है आलोचनात्मक विवरण। ठीक है, या आलोचनात्मक परीक्षण। ठीक, तो एग्जामिन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का परीक्षण करना, एनालाइज करना। ठीक है, और क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब होता है आलोचना करते हुए। ठीक है, आलोचना करते हुए। अब देखिए,
एडवोकेट जनरल जो होता है महाधिवक्ता, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोनों चीजें हैं यहां पे, ध्यान दीजिएगा। अपॉइंटमेंट भी पूछी गई है कि अपॉइंटमेंट आप बताइए कि एडवोकेट जनरल कैसे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और उसके जो फंक्शंस हैं, दोनों ही चीजों का आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति प्रक्रिया तथा उनके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है। अब देखिए, अगर एडवोकेट जनरल आ सकता है, ठीक है, तो अब आप खुद दिमाग लगाइए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है हमारे संविधान में। जैसे देखिए, एडवोकेट जनरल एक संवैधानिक ऑफिस है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा ऑफिस है हमारे संविधान में, स्टेट में, जिसके ऊपर यह क्वेश्चन लागू हो सकता है कि भैया उसकी नियुक्ति प्रक्रिया प्लस उसके फंक्शंस को क्रिटिकली एग्जामिन करिए। ये किसके ऊपर लागू हो सकता है? तो सबसे बेटर जो इसमें फिट होगा ना पूरे क्वेश्चन के फ्रेम में, वो होगा गवर्नर, राज्यपाल, ठीक है। ठीक, तो ये हमारे दो क्वेश्चन होंगे आज के। एक तो हमारा पीवाईक्यू है, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता वाला, और एक जो मैंने क्वेश्चन खुद फ्रेम किया है। आप दोनों क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। गवर्नर के ऊपर सवाल है, ठीक है। तो यहां पे इस चीज को समझिए, दोनों क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, है ना। अब आपको करना क्या है, आपको ये दोनों क्वेश्चन नोट करने हैं, अभी पूरा वीडियो देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर खुद से लिखना है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखना है। उसके बाद आपको फिर से इस वीडियो को चलाना है और अपने आंसर को चेक करना है, ठीक है। अपने आंसर को क्या करना है, क्रॉस चेक करना है, ठीक। तो इस तरीके से करिएगा, टीपिएगा मत, ठीक है। बाकी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भी पूछा जाएगा मैं पहले आपको समझाऊंगा पूरा टॉपिक, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बाद मैं आपको सवाल कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल एंड हिज फंक्शंस इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति प्रक्रिया तथा उसके कार्यों, ठीक है, उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अच्छा देखिए, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कि एडवोकेट, लॉयर और बैरिस्टर में क्या डिफरेंस होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको इसका आंसर दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको ये खुद करना है, ठीक है। एडवोकेट, लॉयर और बैरिस्टर में क्या फर्क होता है, ठीक। वकील, अधिवक्ता और बैरिस्टर में क्या फर्क होता है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं आपको अगली क्लास में इसका आंसर बताऊंगा, ठीक। अब देखिए, एडवोकेट जनरल की बात करते हैं भैया। सबसे पहले देखिए, अब देखो, एडवोकेट जनरल जो है महाधिवक्ता, जैसे आपने पढ़ा होगा अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ठीक है। तो जैसे अटॉर्नी जनरल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंटर में, वैसे ही महाधिवक्ता होता है हमारा, ठीक, एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे, ठीक है। एडवोकेट जनरल होता है स्टेट लेवल पे महाधिवक्ता। अब देखिए, सबसे पहले इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है संविधान का वो आपको ध्यान रखना है, और वो है आर्टिकल 165, ठीक है। अनुच्छेद 165, ठीक है। अनुच्छेद 165, आर्टिकल 165, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, आर्टिकल 165। अब देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपॉइंटमेंट की बात आती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। तो देखिए, इसको अपॉइंट करता है हमारा राज्यपाल, ठीक है। जैसे अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, आर्टिकल 76 के तहत, ठीक है। वैसे ही आर्टिकल 165 के तहत एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता को अपॉइंट करता है राज्य का राज्यपाल, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है, नियुक्ति बाई गवर्नर, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, राज्यपाल, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, ठीक है ना। तो अब देखिए,
गवर्नर अपॉइंट करता है, राज्यपाल राज्यपाल अपॉइंट करता है महाधिवक्ता को, एडवोकेट जनरल को। यह बात हो गई किसकी, नियुक्ति की, अपॉइंटमेंट। अब हम बात करते हैं इसके टर्म की। टर्म मतलब कितने टाइम तक रहेगा ये, तो भैया इसका कोई फिक्स टर्म नहीं है, ठीक है। एडवोकेट जनरल का टर्म फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। ये है तुम्हारा अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट होता है अटॉर्नी जनरल के, अप टू द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ठीक है। अप टू द प्लेजर ऑफ, अप टू द प्लेजर ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर की इच्छा तक, कि गवर्नर जब चाहेगा एडवोकेट जनरल को हटा देगा, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि गवर्नर इसके अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन आपको पता है कि जो गवर्नर है वो कोई भी काम, ठीक है, वो कोई भी काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बिना नहीं करता है, ठीक है। बहुत कम पावर्स हैं, आप जानते हैं, गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। ये दोनों डीज्योर हेड होते हैं, डी फैक्टो हेड नहीं होते हैं। डीज्योर मतलब नॉमिनल हेड है, कहने को हेड है ये, ठीक है, लेकिन डी फैक्टो नहीं है, मतलब फैक्ट में, फैक्चुअली असली में हेड नहीं है। असली में हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है उधर, और इधर तुम्हारा चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट गवर्नर ऑन द एड एंड एडवाइस, ध्यान रखिएगा, ये तो खैर ध्यान रखना ही चाहिए आपको कि गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग इसे अपॉइंट करेगा, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, मंत्रियों का समूह, ठीक। तो अपॉइंटमेंट हो गया, टर्म हो गया, ठीक है। टर्म फिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, गवर्नर जब चाहेगा हटा देगा। अब फिर वही बात आ गई कि यहां पे भी गवर्नर की मर्जी नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब गवर्नर साहब को कहेंगे कि भैया एडवोकेट जनरल को हटाना है, अब हम किसी और को बनाना चाहते हैं, तभी गवर्नर साहब एडवोकेट जनरल को हटाएंगे, ठीक है। अब यहां पे अपॉइंटमेंट हो गया, टर्म हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए यहां पे एक कन्वेंशन है कि जनरली क्या होता है कि आपको पता है कि भाई जो गवर्नमेंट रहती है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पार्टी बदल गई, मतलब सॉरी, जिस पार्टी की सरकार थी वो बदल गई, ठीक है, 5 साल बाद, तो अब होगा क्या, जो नई सरकार आएगी वो क्या करेगी, वो नया एडवोकेट जनरल बनाएगी अपना, सीधी सी बात है। क्योंकि एडवोकेट जनरल का काम क्या होता है, एडवोकेट जनरल का काम होता है, फंक्शन क्या होता है एडवोकेट जनरल का मेन, कि भैया जो सरकार है, राज्य सरकार है, उसको ये क्या करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, उनकी तरफ से केस लड़ता है, उनकी तरफ से जाता है बोलने कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने जाता है, ठीक, उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखने आता है, जैसा मर्जी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवोकेट जनरल का जो है, ठीक, ये इनका काम है। तो सीधी सी बात है भाई, खुद बताइए आप मुझे कि नई सरकार आएगी तो वो अपने जो उसका विश्वास पात्र होगा उसी को तो वो एडवोकेट जनरल बनाएगी। तो ये कन्वेंशन है कि जैसे मान लीजिए जो सरकार अभी है वो 5 साल बाद चुनाव हुआ और वो सरकार गिर गई, ठीक है, तो क्या होगा कि सरकार के साथ साथ आपका जो एडवोकेट जनरल है वो भी इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार आएगी तो उन्हें बदल ही देगी, इससे बढ़िया है कि भैया रेजिग्नेशन दे दो। लेकिन ध्यान रखिएगा ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एडवोकेट की सरकार अगर गिरती है या सरकार अगर बदलती है चुनाव के बाद तो एडवोकेट जनरल को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम आ गए अपॉइंटमेंट टर्म, अब हम इधर आते हैं प्रिविलेजेस, ठीक है। ठीक है, अब देखो प्रिविलेजेस में भैया सबसे पहले इनके पास है राइट टू ऑडियंस, ठीक है, राइट टू ऑडियंस एंड स्पीक इन स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। मतलब कि जो राज्य की विधायिका है, ठीक है, राज्य विधायिका में शामिल होने, राज्य विधायिका के सत्र में शामिल होने और बोलने का अधिकार है इनको, ठीक है, किसको, एडवोकेट जनरल को, ठीक है। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली
या विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों में जो हमारा एडवोकेट जनरल है वो जाके बैठ सकता है, ठीक है, और वहां पे बोल भी सकता है। अब देखिए बैठने तक तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा बुद्धि लगाइए कि बोलने का अधिकार क्यों दिया गया है। भैया मान लीजिए कि किसी मंत्री से कोई ऐसा टेक्निकल सवाल पूछ लिया विपक्ष ने, ठीक है, या टेक्निकल छोड़िए कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो कानून से संबंधित है, उसमें कानूनी दांवपेच है, तो वहां पे बेटर रहेगा कि अगर एडवोकेट जनरल उपस्थित है तो जवाब दे देगा अच्छे से, ठीक है। तो इस वजह से यह अधिकार भी दिया गया है एडवोकेट जनरल को, बैठने का साथ ही साथ बोलने का अधिकार दोनों दिया गया है एडवोकेट जनरल को, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब यही खेल है, देखिए ये देखिए मैं अलग से लिख देता हूं यहां पे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट टू वोट, राइट टू वोट इन लेजिस्लेचर, विधायिका में मतदान का अधिकार, ठीक है। ये बड़ा बड़ा काट रहा हूं मैं, देखिए ये देखिए क्रॉस किया हुआ है, ये नहीं है एडवोकेट जनरल को वोट देने का अधिकार। कहां पे? जो हमारा लेजिस्लेचर है वहां पे, चुनाव जो आम चुनाव होंगे उसमें तो वोट देगा, कंफ्यूज मत होइए। जैसे मान लीजिए बिल आता है कोई, उसमें वोटिंग होती है कि नहीं? वोटिंग होती है ना, तो वो वोटिंग का अधिकार नहीं है महाधिवक्ता को, एडवोकेट जनरल को, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए विधानसभा विधान परिषद में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वहां पे जो भी प्रोसीडिंग हो रही है, अगर कभी भी किसी भी चीज को लेकर वोटिंग होती है तो वो नहीं कर सकता है ये, ठीक है। जो सदन की वोटिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो लेजिस्लेचर में वोटिंग हो रही है हम उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो नहीं कर सकता है। अच्छा ये क्यों है कि भाई वोट क्यों नहीं दे सकता? देखिए सीधी सी बात है भाई, वहां पे वोटिंग जैसे मान लीजिए किसी बिल पे हो रही है, किसी अधिनियम पे हो रही है, ठीक है। अब एक्ट बनाने या बिल बनाने का अधिकार जो है वो किसको है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को है कि भैया जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को ही तो ये अधिकार है कि जनता से रिलेटेड कानून बनाए जा सके या वो बनाए। तो अब मुझे बताइए कि उसमें एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पद महाधिवक्ता का जो कि जनता द्वारा नहीं चुना गया है, उसको आप कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो पॉलिसी मेकिंग में? आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसी वजह से एडवोकेट जनरल जो हैं उनको वोट देने का अधिकार लेजिस्लेचर में नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए एक और चीज है, जैसे जो कमिटीज होती हैं, ठीक है, तो जो कमिटीज होती हैं, कमिटीज इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कमिटीज बनती हैं, ठीक है। तो कमिटीज जो होती हैं उसमें भी इसको बुलाया जा सकता है, ठीक है। कमिटीज इन लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन समन एडवोकेट जनरल, ठीक है, कैन समन एडवोकेट जनरल, ठीक है, इन एनी केस, ठीक है। मतलब आप समझिए कि जो कमिटीज हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो एडवोकेट जनरल को बुला सकते हैं कि भैया आप आइए, हमें आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं, ठीक है। मान लीजिए कमिटी बनी, उसको सरकार की कोई चीज उसने देखा कि भाई, जैसे मान लीजिए पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो है वो क्या करती है? जो भी खर्चे हो रहे हैं मोटा मोटा, अगर आप देखिए कि वो क्या करती है, सरकार जो खर्चे हो रही है उसको देखती है वो, ठीक है। तो अब यही है, मान लीजिए ऐसा कुछ वो कर रहे थे, वो देख रहे थे खर्चों को या वो चेक कर रहे थे, तो उनको उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली। अब उनको भैया उसका जवाब चाहिए, तो क्या करेंगे? वो एडवोकेट जनरल को बुला लेंगे कि सर आइए, ये है, सर नहीं बोलेंगे मतलब, वो कहेंगे आप आइए और इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ये क्या है, आप बताइए हमको, ठीक है। तो ये कमिटीज भी भैया लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये समन कर सकती हैं एडवोकेट जनरल को किसी भी केस में, और एडवोकेट जनरल को वहां, ठीक है, उनको बताना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए एडवोकेट जनरल मेंबर नहीं होगा, इसका ध्यान रखिए। मेंबर बनाया जा सकता है, अगर कमिटीज चाहें तो उसको मेंबर बना सकती हैं, वो कमिटीज की मर्जी है, ठीक है। लेकिन वो मेंबर होगा नहीं, ध्यान रखिएगा, एडवोकेट जनरल मेंबर नहीं होता है, ठीक है, कमिटीज का, जो भी कमिटीज होंगी लेजिस्लेचर में, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब लास्ट में देखिए जो आपको ध्यान रखना है
थोड़ा फैक्ट है वो ये है कि भाई प्रेजेंट एडवोकेट जनरल जो हैं यूपी के, वो कौन है? वो है अजय कुमार मिश्रा। ठीक है, तो यूपी के एडवोकेट जनरल जो है इस वक्त वो है अजय कुमार मिश्रा जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये फैक्चुअल है बट ये ध्यान रखा है। अगर आप ये सारी चीजें अपने आंसर में, मान लीजिए आपको कहीं भी मौका मिलता है, जैसे इस आंसर में तो इतना स्कोप नहीं है, बट आप फिर भी इसमें लिख सकते हैं कहीं जैसे इसने पूछा है कि क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल एंड हिज फंक्शंस इन यूपी, तो आप उसमें सकते हैं कि जब आपने प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट लिखा कि एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रिसेंट अपॉइंटमेंट ऑफ अजय कुमार मिश्रा जी, या रिसेंट अपॉइंटमेंट ऑफ अजय कुमार मिश्रा, इस तरीके से आप कहीं उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जबरदस्ती का नहीं लगना चाहिए कि जबरदस्ती घुसेड़ा गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सब बता दिया एडवोकेट जनरल के बारे में, इन एंड आउट सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। ठीक है, देखिए अपॉइंटमेंट बता दिया मैंने टर्म बता दिया, प्रिविलेजेस बता दिए, राइट टू वोट नहीं होता है। ठीक है, सब कुछ ठीक, तो ये आपका एडवोकेट जनरल हो गया, आर्टिकल 165 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कहता है कि भैया एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट यानी कि ये चीज, और एडवोकेट जनरल के फंक्शंस जो हैं उत्तर प्रदेश में, उनको क्रिटिकली एग्जामिन करिए। ठीक है, फंक्शंस को। चलिए हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फंक्शन मैंने आपको बताया, यहां पे आपको फंक्शंस बता देता हूं। ठीक है, देखिए फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस क्या है एडवोकेट जनरल के कार्य। भैया देखिए कार्य यह है कि चीफ लीगल ऑफिसर है ये स्टेट का। ठीक है, चीफ चीफ लीगल ऑफिसर। ठीक है, चीफ लीगल ऑफिसर ऑफ स्टेट। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं चीफ लीगल एडवाइजर, चीफ लीगल एडवाइजर मतलब मुख्य कानूनी सलाहकार। ठीक है, देखिए जब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें पढ़ सकता हूं और समझ सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज सीखने के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल बनिए, लैंग्वेज बहुत ही बढ़िया चीज है, भाषा जहां भी मौका मिल रहा है, जो भी भाषा दुनिया की, सिर्फ भारत की नहीं मैं बोल रहा हूं, दुनिया की जो भी भाषा सीखने का आपको मौका मिल रहा है वो सीखिए, बहुत काम की चीज है भाषा। ठीक है ना, तो रिजिड मत बनिए, आपको अफसर बनना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा, ये एटीट्यूड रखिए अपने साथ। ठीक है, क्योंकि आप कल को आप में से लोग जाएंगे ऑफिसर बनेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आप यूपी में किसी ऐसी जगह चले गए, मान लीजिए आप बुंदेलखंड के किसी एरिया में चले गए जहां पे बुंदेली बोली जाती है। अब आपको क्या करना है, अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भैया मैं तो हिंदी बोलूंगा, लखनऊ वाली हिंदी जो लखनऊ में चलती है वो बोलूंगा मैं, ये नहीं बोल सकते आप वहां। ठीक है, आप अफसर हैं, आपको लोकल जो लोग हैं उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा, आपकी उनकी परेशानियां समझनी पड़ेंगी, तभी तो आप सॉल्यूशन निकालेंगे। अब परेशानियां सबसे अच्छे से वो आपको समझा पाएंगे अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि वो तो आपसे मतलब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे ना कि वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझाएंगे अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपका फर्ज है कि आप उनको ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल करिए कि वो अपनी भाषा में या अपने तरीके से आपको समस्या समझा सके और आप उसका सॉल्यूशन उनको दे पाए। ठीक है, तो इसलिए रिजिड मत बनिए। ठीक है, खासकर भाषा को लेकर। ठीक है ना, चलिए बैक टू द क्वेश्चन। तो ये चीफ लीगल ऑफिसर है स्टेट का, चीफ लीगल एडवाइजर है, मुख्य कानूनी सलाहकार, और ये कह सकते हैं आप कि ये रिप्रेजेंट करता है, एक और फंक्शन ले लीजिए, रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, एक सेकेंड, स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी। ठीक है, रिप्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट इन ऑल मैटर्स related to represent state government in all matters related to litigations
एक सेकेंड। इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू लिटिगेशंस related to law litigations etc। ठीक है, हिंदी में सुन लीजिए कि हमारा जो महाधिवक्ता है वो राज्य सरकार को कानून से संबंधित किसी भी कानून से संबंधित जो भी मैटर हैं, कानून से संबंधित जो भी विषय हैं, उनमें वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शन। अब देखिए, अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल में उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है आपसे अपॉइंटमेंट। अब देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें एक स्लाइड ऐड कर देता हूं मैं। देखिए, उसने आपसे क्या पूछा है, सवाल में उसने पूछा था अपॉइंटमेंट। ठीक है, देखिए फिर से मैं सवाल दिखा देता हूं आपको। अपॉइंटमेंट और फंक्शंस को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। ठीक है बाबू, तो देखिए यहां पे अब देखिए, इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं इसका। ठीक है, मतलब यार रफ्तार भाई ने मुझे एक बात बताई थी। ठीक है, वो मीम याद है ना आपको? बस वही चीज, वही बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूं जो रफ्तार भाई ने मुझे बताई थी। ठीक है, तो देखिए अब ये बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए, मैटर बहुत है, 125 शब्द उसने बोले हैं। आपको फंक्शन भी देखना है, आपको अपॉइंटमेंट भी देखना है, और दोनों को क्रिटिकली एग्जामिन भी करना है। तो देखिए, बहुत बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूं इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करने का। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हेडिंग उठाइए क्वेश्चन से। ठीक है, हेडिंग उठाइए क्वेश्चन से। तो देखिए, यहां पे हम लिखेंगे हेडिंग सीधे सीधे, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल एंड इट्स क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ अच्छा, ये पूरा पूरा लिखिएगा। ठीक है, ये नहीं कि मैंने एडवोकेट जनरल डॉट और इस तरह से मत लिखिएगा। समझ में आ रहा है? मैं आपको पढ़ाने के लिए मैं कर रहा हूं, है ना, मेरे पास इतना अब ये नहीं है कि मैं आपको हर चीज में पूरी पूरी आप समझ रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन आप नहीं लिखेंगे ऐसे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि मास्टर ने लिखा कि अरे हम तो क्यों लिख के आए हो, मास्टर ने लिखा था सर डॉट लगा के ऐसे ADVGEN करके। ठीक है भाई, मुझको ना बदनाम करना बिना बात के। ठीक है, तो इसको पूरा पूरा लिखना, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखिए, आपने लिखा अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल एंड इट्स क्रिटिसिज्म, सीधे उठाया क्वेश्चन से। अब देखिए, ये 2 एरो बनाए खट से। ठीक, इधर लिखा क्या, इधर लिखा अपॉइंटमेंट, ठीक, इधर लिखा क्रिटिसिज्म। बहुत सही। ठीक है, ये कर दिया। अब दूसरा क्या क्वेश्चन था, फंक्शंस वाला। हिंदी मीडियम वाले आप लोग परेशान मत होइए, यही सेम चीज मॉडल आंसर में है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, टेंशन मत लीजिए। आप समझ रहे हैं ना कि नहीं सिर्फ इंग्लिश वाले को पढ़ा के चले जाएंगे सर, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, यही सेम चीज है उसमें, मैं आपको सब अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्या है, फंक्शंस ऑफ एडवोकेट जनरल एंड इट्स क्रिटिसिज्म। ठीक है, वही सेम। ठीक, 2 एरो बनाए, इधर लिखे फंक्शंस, इधर लिखे क्रिटिसिज्म। हो गया, खत्म। अब देखिए आपने कितना सारा मैटर कितनी आसानी से आप स्पेस में ले आए, प्लस पढ़ने में भी आसानी होगी। जो एग्जामिनर होगा, इधर उसने खट से अपॉइंटमेंट पढ़ा, इधर उसने क्रिटिसिज्म पढ़ा, खेल खत्म। उसको कंफ्यूज, उसको ये, और मैंने आपसे कहा था कि जितना आसान आप बनाएंगे एग्जामिनर के लिए उतने अच्छे मार्क्स आप फेच करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। तो बेसिकली क्या होना है, देखिए बेसिकली ये होना है कि आपको, ये आपका पूरा स्कीम रहेगी। ये इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद ये हेडिंग पे आ जाना है, उसके बाद फिर ये लिखना है और फिर कंक्लूड कर देना है। ठीक है, ठीक, ये आपका पूरा टेम्पलेट होगा, इंट्रो, फिर मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन। ठीक है, ठीक। अब देखिए अपॉइंटमेंट में आपको बता देता हूं, जैसे देखिए अपॉइंटमेंट में क्या है, अपॉइंटमेंट में आपको पता होगा कि यहां पे गवर्नर साहब हमारे जो है राज्यपाल जी, वो अपॉइंट करेंगे। ठीक, अब देखिए मेन बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इश्यूज क्या है। देखिए
गवर्नर अपॉइंट करेगा एडवोकेट जनरल को, ठीक है, लेकिन गवर्नर किसके कहने पे अपॉइंट करेगा? राज्य सरकार के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर। अब सीधी सी बात है, जो चीफ मिनिस्टर है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, किसी राजनीतिक पार्टी का होगा। तो आप समझिए कि एडवोकेट जनरल कौन बना रहा है? गवर्नर, ठीक है। गवर्नर किससे पूछेगा? राज्य सरकार, जो कैबिनेट है राज्य सरकार की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, उससे पूछेगा। अब सीधी सी बात है, तो यहां पे क्या आ गया? यहां पे एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया ना। एक संवैधानिक पद है जिसको गवर्नर अपॉइंट कर रहा है, लेकिन उसमें इन्फ्लुएंस किसका है? जो रूलिंग पार्टी है स्टेट में, उसका। तो ये हो गया एक क्रिटिसिज्म आपका। दूसरा क्रिटिसिज्म ये हो जाएगा, ठीक है, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, मैं आप लोगों को समझा के शॉर्ट में लिख रहा हूं एकदम, ठीक है। रूलिंग पार्टीज, अब आप लोग समझ जाएंगे ना, बाकी परेशान मत होइए, मैंने इसका मॉडल आंसर दे रखा है, टेंशन मत लीजिए। तो पहला जो है क्रिटिसिज्म वो है कि रूलिंग पार्टी का इन्फ्लुएंस होगा भैया इस पे, ठीक है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है, अरे यार एक सेकंड इसको टेन्योर नॉट फिक्स्ड। अब देखिए आप, एडवोकेट जनरल जो है उसको कभी भी हटा दिया जा रहा है, एक संवैधानिक पद है, उसके बाद भी उसको कभी भी उसके पद से हटा दिया जा रहा है, और वो भी किसके? गवर्नर हटा रहा है, वो भी किसके कहने पे? वही रूलिंग पार्टी के कहने पे। तो संवैधानिक पद की गरिमा का क्या हुआ? ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। अब देखिए फंक्शंस का क्रिटिसिज्म आप देख लीजिए। फंक्शंस में क्या है भैया कि एडवोकेट जनरल जो है वो हर जगह रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट को। तो इसका क्रिटिसिज्म यह है कि एडवोकेट जनरल हमेशा बायस रहेगा, ठीक है, चाहे गलत हो या सही जो भी हो, वो गवर्नमेंट को या राज्य सरकार को सपोर्ट ही करेगा। तो ये एक क्रिटिसिज्म आता है, ठीक है, बायसनेस वाला, ठीक। तो अब देखिए हम सवाल पे आते हैं, देखिए क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ, अब देखिए भैया हिंदी मीडियम वाले परेशान मत होइए, देखिए ये देखिए मैंने बताया, ये देखिए प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट क्रिटिसिज्म। अब एग्जाम में, ये तो स्लाइड मैंने बना दी है, बट एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसे बीच में खींच दीजिएगा, ठीक है, एक एरो इधर डालिएगा, एक एरो इधर डालिएगा, और जो मैंने आपको बताया था कि हमेशा हेडिंग डाल के ऐसे कर दिया करिए, ठीक है। ये देखिए फंक्शंस, ठीक है, ये देखिए अब आ गए आपके ये, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों परेशान नहीं हो ना, देखो भाई जो मैं अभी बता रहा था वही सेम चीज आ गई, ठीक। अब ये तो मैं इसमें थोड़ा स्लाइड सजा देता हूं कि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए पढ़ाई, ठीक है। तो अब देखिए फिर वही क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल एंड हिज फंक्शंस इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा? इंट्रोडक्शन लिखा, देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर जो होगा हर स्टेट का, वो एक पर्सन को अपॉइंट करेगा जो कि क्वालिफाइड होगा टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, और वो एडवोकेट जनरल बन जाएगा। देखिए हाँ, ये चीज जो है ये मैंने आपको उस टाइम नहीं बताई थी, तो ये आप समझ लीजिए कि जो हाई कोर्ट का जज बनने लायक है, ठीक है, जो भी मतलब जरूरी नहीं कि वो हाई कोर्ट का जज हो, वो हाई कोर्ट का जज बनने लायक हो, कोई भी अगर हाई कोर्ट का जज बनने लायक है तो वो एडवोकेट जनरल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे हाईकोर्ट के जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो क्वालिफिकेशंस है हाईकोर्ट का जज बनने के लिए वो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा। जो देखिए जो मैं आप लोगों से कह रहा हूं वो करते जाइए, मेरी गारंटी है कि आप लोगों का मेंस निकलेगा, ठीक है, मेरी गारंटी है कि आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, बहुत अच्छा मेंस दे के आएंगे। बाकी तो ठीक है, बाकी तो भैया भोलेनाथ की मर्जी, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों की को गारंटी ये देता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा मेंस का, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं करते जाइए, ठीक। तो अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट की, देखिए भैया प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट, एडवोकेट जनरल ऑफ यूपी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 165 ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हिच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक है।
इसका क्रिटिसिज्म देखिए भैया, रूलिंग पार्टी का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एडवोकेट जनरल का टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, गवर्नर के प्लेजर तक ऑफिस होल्ड करता है, तो वो मतलब आप ये कह सकते हो कि न्यूट्रल होकर कुछ कर ही नहीं पाता है, ठीक। तो ये देखिए, ये इसका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं जल्दी जल्दी, ठीक है। अब देखिए एडवोकेट, मैं हट जाता हूं, साइड हो जाता हूं। फंक्शंस का क्रिटिसिज्म, ठीक है। फंक्शन क्या है भैया एडवोकेट जनरल का, कि यूपी गवर्नमेंट, अच्छा हाँ, क्वेश्चन स्पेसिफिकली यूपी गवर्नमेंट के लिए है, तो यहां पे यूपी गवर्नमेंट बोलिएगा कि एडवोकेट जनरल ऑफ यूपी गवर्नमेंट, एडवोकेट जनरल यूपी गवर्नमेंट यूज कीजिएगा आंसर में, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है कि कोर्ट्स और जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें राज्य सरकार को या यूपी की सरकार को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और ये चीफ लीगल एडवाइजर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसका क्रिटिसिज्म यही है कि जो भी आर्ग्यूमेंट देगा एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, जो भी आर्ग्यूमेंट देगा वो रूलिंग पार्टी के बायस ही रहेगा ना, वो रूलिंग पार्टी की तरफ, क्योंकि सारा अपॉइंटमेंट वहीं से हो रहा है। और भैया जो एडवोकेट जनरल है उसको सिक्योरिटी नहीं है टेन्योर की, उसे पता है कि जब मन करेगा इनका ये हमें हटा देंगे, ठीक है। तो बायस रहेगा, ऑफकोर्स रहेगा, ठीक है। ऊपर से एक चीज और है यहां पे इंपॉर्टेंट बात, कि एडवोकेट जनरल जो एडवाइस देता है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। मतलब अब देखिए फिर से इंपॉर्टेंस को मतलब पर कतरने वाली बात है, ठीक है, कि एडवोकेट जनरल जो भी एडवाइस दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को वो बाइंडिंग नहीं होती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट माने चाहे ना माने, ठीक है। ठीक, तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए ये वाक्य आ गया कंक्लूजन। कंक्लूजन में फिर वही मैंने आपको बताया था, थोड़ा ब्रॉड करिए कंक्लूजन को। तो देखिए कंक्लूजन में नॉट ओनली यूपी, सिर्फ यूपी में ही नहीं, हर स्टेट में जो एडवोकेट जनरल का ऑफिस है या जितने अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं उनको एक रिस्पेक्टफुल या डिग्निफाइड मैनर में ट्रीट करना चाहिए, यह है आपका कंक्लूजन। नॉट ओनली यूपी बट एवरी स्टेट इन इंडिया शुड ट्रीट द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल एंड ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज। अब ये देखिए, ये चीज लिख के आपने इसको ब्रॉड कर दिया आंसर को, और अपने कंक्लूजन को एक बहुत अच्छा फ्रेम दे दिया, बहुत अच्छा फिनिश दे दिया, ठीक है। वही सेम चीज देखिए आप लोग हिंदी मीडियम वाले, उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति प्रक्रिया, उनके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण। 165 अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल नियुक्त करता है महाधिवक्ता को जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य हो, ठीक है। फिर देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति प्रक्रिया और उसकी आलोचना, ठीक। उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता को मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। फिर वही आलोचना में आप देखेंगे कि भैया जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसकी तरफ बायसनेस होगी इनकी, ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रभाव होगा रूलिंग पार्टी का, ठीक है। और आप खुद सोचिए ना, एक सत्तारूढ़ पार्टी का अगर इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है किसी संवैधानिक पद पर, तो ठीक नहीं है ना, वो संवैधानिक पद की गरिमा को शोभा नहीं देता है, ठीक है। और फिर वही कि कार्यकाल निर्धारित नहीं है, तो भैया अब देखिए कार्य और उनकी आलोचना, कि भैया प्राथमिक कार्य है यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व और अदालतों और अधिकारियों के सामने करना, ठीक है। मुख्य कानूनी सलाहकार होगा ये। महाधिवक्ता के तर्क सत्तारूढ़ पार्टी सरकार के पक्ष में ही होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि भैया अपॉइंटमेंट और हर चीज उन्हीं पे डिपेंडेंट है, ठीक है भाई। महाधिवक्ता की सलाह राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया कि बाइंडिंग नहीं होती है। तो ये हमारा सवाल हो गया, ठीक है। अब देखिए वही कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के जितने भी राज्य हैं, हर राज्य को महाधिवक्ता की पोजीशन, क्योंकि एक संवैधानिक पद है, इसका सम्मान करना चाहिए और इसको गरिमापूर्ण तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, व्यवहार करना चाहिए इसके साथ, ठीक। तो ये हमारा सवाल हो गया है फिनिश, ठीक है। यूपीपीसीएस 2023 GS5 मेंस का ये क्वेश्चन ये हमारा हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि एक पीवाईक्यू कराऊंगा मैं आपको और एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो मैंने खुद से फ्रेम किया है, और मॉडल आंसर मैं आपको दोनों के दूंगा, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन करेंगे, 1-2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, ठीक है।
चलिए चालू करते हैं फिर से। तो ये क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किया है और इसके आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो अब हमें वही सेम क्वेश्चन है, बस एडवोकेट जनरल की जगह गवर्नर वर्ड आ गया है, ठीक है। एंड हिज फंक्शंस इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट और उसके फंक्शंस को हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है। अब देखिए सबसे पहले हम गवर्नर के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भी टॉपिक होगा वो पहले मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इससे रिलेटेड आर्टिकल्स, ठीक है। हाँ देखिए ये आएगा आपका पार्ट 6 में, ठीक है। ये जो गवर्नर वाला हिस्सा है ये संविधान के पार्ट 6 में आएगा, पार्ट 6 स्टेट वाला, पार्ट 6, ठीक है। पार्ट 6 कहां से कहां तक है? आर्टिकल 152 से 237। तो आप देख रहे हैं कि जो एडवोकेट जनरल है वो भी इसी में आएगा। तो स्टेट वाला जो है वो संविधान के पार्ट 6 में आएगा, स्टेट से रिलेटेड चीजें आर्टिकल 152 से लेकर अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237, ये सारी चीजें आपको रटी होनी चाहिए। इसमें कोई कंसेशन नहीं दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्री में डायरेक्टली आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कौन सा पार्ट है, किस पार्ट में स्टेट है, किस पार्ट में सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में दिया है या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया है, किस पार्ट में आपका प्रेसिडेंट के बारे में दिया है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, ये सारे आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए एक ब्रीफिंग हम करते हैं गवर्नर के बारे में। आर्टिकल 152 से 237 तक है गवर्नर। अब देखिए यहां पे हम आते हैं सबसे पहले आर्टिकल, देखिए आर्टिकल 152 जो है वो डेफिनेशन है। जैसे आर्टिकल 12 है फंडामेंटल राइट्स के पहले, जब फंडामेंटल राइट्स में शुरू होता है तो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी हुई है स्टेट की, बस वही डेफिनेशन वाला हिसाब है आर्टिकल 152 में, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 153 से हम शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल 153 में, आर्टिकल 153 में क्या है? आर्टिकल 153 में कहा गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट फॉर ईच स्टेट, सॉरी देयर शैल बी अ गवर्नर, नॉट प्रेसिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट हम लोग पढ़ देते हैं ना तो बार बार ध्यान में आता रहता है, ठीक है। तो देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट, ठीक है। देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट, ठीक है। देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट, ठीक है। हर राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, यह है आर्टिकल 153। हर राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। अब हम आते हैं 154 पे। 154, ठीक है, कि 154 आर्टिकल क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, सॉरी फिर से भाई गवर्नर, सॉरी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज वेस्टेड इन गवर्नर, ठीक है। मतलब सरकार के जितने भी काम होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे वो करेगा मुख्यमंत्री, और जो मुख्यमंत्री की कैबिनेट है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो करेगी। लेकिन वो होंगे किसके नाम पे? वो होंगे राज्यपाल के नाम पे, ठीक है। मतलब कि राज्यपाल के कंधे में रख के बंदूक चलाई जाएगी, ठीक है ना। तो राज्यपाल के नाम पे होंगे, ठीक। तो ये हो गया आर्टिकल 154। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 155 पे। तो आर्टिकल 155 कहता है कि भैया अपॉइंटमेंट, ठीक है, कि राज्यपाल की नियुक्ति, अब ये मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं है यहां पे भाषा को लेकर। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक। तो ये आर्टिकल 155 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अच्छा, इसी आर्टिकल में यह भी लिखा हुआ है कि एक
एक इंसान जो है वो एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल को ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली प्री में पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि भाई एक ही पर्सन एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, तो वो इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 155 में, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल 156 में। ठीक है, तो ये आर्टिकल 155 हो गया। अब हम आते हैं आर्टिकल 156 पे। अब देखिए, नियुक्ति हो गई, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अब 156 में है टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। राज्यपाल जो है अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, लेकिन हाँ, जैसे अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट कभी भी हटा देता है, एडवोकेट जनरल को राज्यपाल कभी भी हटा सकता है, लेकिन राज्यपाल को प्रेसिडेंट कभी भी नहीं हटा सकते। आप समझ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारे केसेस में रूलिंग है, अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बिना किसी रीजन दिए, बिना कोई रीजन दिए आप राज्यपाल को हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है इनका, ठीक है, क्योंकि फिक्स टेन्योर नहीं है कि भैया 5 साल रहेंगे ही रहेंगे, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। आर्टिकल 156 टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं है, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जनरली 5 साल होता है टर्म गवर्नर का, लेकिन वो फिक्स नहीं है, 5 साल से पहले भी इनको कभी भी हटाया जा सकता है। आप देखते रहते हैं न्यूज में, इधर का गवर्नर, इधर का राज्यपाल हटा के उधर भेज दिया गया, उधर के आदमी को इधर लाके राज्यपाल बना दिया गया, ये चलता रहता है शफलिंग, ठीक है। आर्टिकल 156। हम आते हैं आर्टिकल 157 पे। ये हो गया टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, 156 हो गया टर्म ऑफ ऑफिस। अब आर्टिकल 157 क्या है? आर्टिकल 157 में है क्वालिफिकेशंस, ठीक है। क्या है? क्वालिफिकेशंस। गवर्नर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस, जो कि कौन कौन सी है? दो क्वालिफिकेशंस हैं। पहला क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए भैया, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा क्या है कि 35 साल का होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक। तो आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशन क्या है गवर्नर बनने के लिए? क्या क्वालिफिकेशंस हैं? कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 35 साल का होना चाहिए। अब इसमें कुछ और भी है, बट वो क्वालिफिकेशंस कम है, वो कंडीशंस ज्यादा हैं, शर्तें हैं वो, ठीक है। तो वो आ जाएंगी आर्टिकल 158 में, ठीक है, वो है शर्तें, ठीक है। तो वो आ जाएंगे आर्टिकल 158 में कि इसमें शर्तें क्या है बनने के लिए। तो शर्तें भैया वही है कि लाभ का पद की, ठीक है। शर्तें देखिए, सबसे पहली शर्त यह है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए इसे, ठीक है। देखिए मैं सब में क्रॉस लगा रहा हूं, ये शर्त है। आर्टिकल 158 में लिखा है कि राज्यपाल जो है वो ना लोकसभा का मेंबर होगा, ना राज्यसभा का मेंबर होगा, ना विधान परिषद का मेंबर होगा, ना विधानसभा का मेंबर होगा, ठीक है। और एक और इसमें शर्त है जो एक सेकेंड, एक और है, इसको रुक जाइए, ठीक है। तो एक और शर्त है, वो ये है कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? लाभ का पद नहीं होना चाहिए। इसमें भी देखिए मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। तो ये है शर्तें, ठीक। आर्टिकल 157 में क्वालिफिकेशन, 158 में शर्तें, ठीक है, 158 में शर्तें। हम आते हैं आर्टिकल 159 पे, ठीक है। देख लीजिए आप लोग आराम से, क्योंकि 4-5 आर्टिकल हो गए, इसको देख लीजिए आराम से।
ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। अब आते हैं हम आर्टिकल 159 पे। ठीक है, फटाफट फटाफट करते हैं इसको। आर्टिकल 159 में देखिए क्या है। आर्टिकल 159 में है आपका ओथ और एफर्मेशन, शपथ। ओथ और एफर्मेशन, आपने देखा होगा सरकार बनती है तो शपथ ली जाती है। ठीक है, तो वही शपथ जो राज्यपाल लेते हैं वही है इसमें, ओथ और एफर्मेशन, आर्टिकल 159 शपथ। ठीक है, फिर हम आते हैं आर्टिकल, देखिए आर्टिकल 160 आप लोग खुद से पढ़िएगा। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग पढ़िएगा, खुद से पढ़िएगा उसे। कुछ चीजें आप लोग को मैं दे रहा हूं जो आप लोगों को खुद से पढ़नी है। आर्टिकल 160 खुद से देखिएगा आप लोग क्या है उसमें, समझने की कोशिश कीजिएगा। आर्टिकल 161 देखिए, अब आर्टिकल 161 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 161 इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 161 में है कि पावर टू ग्रांट, राज्यपाल जो माफी देते हैं, जो माफी देते हैं, तो पावर टू ग्रांट, ठीक है, सजा कम करना, सजा माफ करना। ठीक है, ये जो पावर है राज्यपाल के पास, ठीक है, वो है इसमें आर्टिकल 161 में। ठीक है, पावर टू ग्रांट, ठीक, तो ये है आपका आर्टिकल 1। अच्छा देखिए इसमें ये पावर प्रेसिडेंट के पास भी होती है। ठीक है, पावर टू ग्रांट, देखिए ये पावर प्रेसिडेंट के पास भी होती है कि आप माफीनामा, जो अपराधी हैं उनको, जैसे देखिए राजीव गांधी जी के हत्यारों में आपने देखा होगा कि उनको माफ कर दिया था, इन्होंने बोला था राहुल गांधी जी ने, और इनके गांधी परिवार ने कहा था कि हम उनको माफी देना चाहते हैं, तो उसमें उनको माफ कर दिया था महामहिम राष्ट्रपति ने उनके हत्यारों को। ठीक है, राजीव गांधी जी के। तो ये पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास होती है। तो पावर टू ग्रांट पार्डन्स, ठीक है, माफी, पावर टू ग्रांट पार्डन्स। ठीक, तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इनको एक बार अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 162 जो है इसके बाद वो आया हुआ है। आपको देखिए क्या देखना है, आपको देखना है आर्टिकल 160 में, आपको बता दे रहा हूं, 160 देख लीजिएगा, 162 देख लीजिएगा, 163 देख लीजिएगा। 162 चलिए मैं बता देता हूं, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ये है 162। ठीक है, लेकिन ये दोनों आपको डेफिनेटली देखने हैं। हर चीज अगर मैं आपको बताता चलूंगा, यहां देखिए स्पून फीडिंग वाली बात नहीं है, आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो ये दोनों आपको खुद से देखने हैं आर्टिकल। ठीक, बल्कि आपको सारी आर्टिकल्स पे नजर घुमानी है, 152 से लेकर 237 तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं इसका थोड़ा इतिहास। देखिए, तो यहां पे देखिए कि प्री इंडिपेंडेंस आपको पता है कि जो गवर्नर था, ठीक है, जो गवर्नर था वो बाय द राज, ब्रिटिश राज की बात हो रही है, बाय द राज, फॉर द राज, ऑफ द राज। ठीक है, बाय द राज, फॉर द राज एंड ऑफ द राज, मतलब ब्रिटिश राज का ही सारा रहता था, मतलब ब्रिटिश राज के ही गवर्नर जो था वो ब्रिटिश राज का एक तरीके से सारी अथॉरिटी ब्रिटिश राज की थी, अपॉइंटमेंट भी वहीं से होती थी। ठीक है, क्राउन से वो उसी के हिसाब से चलते थे, सब ऐसा होता था। ठीक है, तो ऐसा कोई इलेक्शन का या ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं था। ठीक है, गवर्नर को लेके। लेकिन इसके बाद देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, एक कमिटी बनाई गई। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ना, उसमें एक कमिटी बनाई गई थी। वो कमिटी देखिए, वो कमिटी थी KN काटजू जी की। ठीक है, KN काटजू, बीजी खेर और इसमें आई थिंक, ठीक है, हां, तो इसमें देखिए KN काटजू, पोस्ट इंडिपेंडेंस एक कमिटी बनाई गई थी, KN काटजू, बीजी खेर को लेकर एक कमिटी बनाई गई थी। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इस कमिटी ने क्या बोला था। इस कमिटी ने कहा था कि, मजे की बात देखिए, इस कमिटी ने रिकमेंड किया था कि भैया जो गवर्नर होगा ना, गवर्नर शुड बी इलेक्टेड। समझ रहे हैं, देख रहे हैं मजे की बात। ये जो कमिटी थी बीजी खेर और KN काटजू जी की,
इसमें बताया था कि जो आपका गवर्नर होना होगा वो इलेक्टेड होना चाहिए। जैसे चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है, जैसे प्रेसिडेंट, जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है, वैसे ही आपका गवर्नर भी इलेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक, गवर्नर भी इलेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक, तो के एन काटजू, बीजी खेर और पी सुब्बरायन जी थे इसमें। एंड ध्यान आया मुझे, एंड पी सुब्बारायन। ठीक है, तो ये 3 लोगों की कमिटी थी। इस कमिटी ने कहा था कि जो गवर्नर है वो इलेक्टेड होना चाहिए, शुड बी इलेक्टेड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा, ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि भैया चीफ मिनिस्टर वर्सेस गवर्नर हो जाएगा भैया इसमें, तो समझ रहे हैं, क्योंकि भाई चीफ मिनिस्टर भी इलेक्टेड, गवर्नर भी इलेक्टेड। अब किसको कितनी पावर दी जाए, क्या पावर दी जाए, आप कैसे डिसाइड करोगे? तो ये तो भैया एक तरीके का द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा यहां पे देखिए, एक चीज मैं आपको और बताता हूं। देखिए आंसर राइटिंग है, लेकिन मैं आपको हर चीज बताऊंगा। देखिए द्वंद्व एक वर्ड होता है, आप मुझे बताइए द्वंद्व सही है या द्वंद्व सही है? शुद्ध फॉर्म कौन सा है? क्योंकि आपको पता है कि वर्तनी की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम्स में, पीसीएस के लिए भी, आरओ के लिए भी। तो द्वंद्व जो जनरली आप सुनते हैं या द्वंद्व, द्वंद्व दोनों में से कौन सा शुद्ध है, आप मुझे बताइए। ठीक है, देखिए एक वर्ड ये है द्वंद्व, ठीक है, एक ये है द्वंद्व। ठीक है, दोनों में से कौन सा शुद्ध है? ठीक है, ये मुझे बताइए। इसको मैं एक साइड में लिख देता हूं, ठीक है। ठीक, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है, अब देखिए ये वर्ड है और ये है, मुझे बताइए इसमें से शुद्ध कौन सा है। ठीक है, अब देखिए बैक टू द क्वेश्चन। तो भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर वर्सेस गवर्नर हो जाएगा, इस वजह से हम गवर्नर के का जो ऑफिस है उसको हम, ठीक है, उसको हम क्या रखेंगे, उसको हम ये अपॉइंटेड, गवर्नर का ऑफिस क्या होगा, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि सीएम वर्सेस गवर्नर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है कि बहुत सारे कमीशंस आए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं प्रेसिडेंट को लेकर, बहुत सारी बातें हुई हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस भी हैं इस पे। ठीक है, काफी सारे कमीशंस भी हैं जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी हुई हैं इस बात पे। ठीक है, तो ठीक, तो अब देखिए गवर्नर का अपॉइंटमेंट आपने देख लिया कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट अंडर द हैंड वारंट, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो एक्चुअल लैंग्वेज है, ठीक है, अंडर हिज सील एंड वारंट, हाँ अंडर हिज सील एंड वारंट, ये देखिए। ठीक है, अंडर हिज हैंड एंड सील, बाई वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया। अब देखिए अब हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस पे आते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेटेड टू, इसके बाद मैं कुछ कमिटीज भी बताऊंगा आपको रिलेटेड टू गवर्नर। ठीक है, इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको ध्यान रखना है। 2 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। तब तक आप लोग देखिए, ठीक है, जो मैंने बताया अब तक उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, बैठना नहीं है, रुक जाइए, मैं 2 मिनट पानी पी लूं।
अब देखिए इसमें यहां से हम देखिए सबसे पहले जो इसमें केस आता है वो आता है शमशेर सिंह वर्सेस पंजाब। ठीक है, ये आता है सबसे पहले केस आता है शमशेर सिंह वर्सेस पंजाब 1974। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इसमें देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो गवर्नर है, गवर्नर शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये जो शमशेर सिंह वर्सेस पंजाब केस हुआ, इसमें भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नर है वो आर्बिट्ररीली एक्ट नहीं कर सकता कि उसका जो मन करे वो करे, वो संविधान के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। और संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है उसको वो एक्ट करेगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला कि गवर्नर शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका भैया बहुत फेमस केस है, आप सबने सुना ही होगा, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब देखिए ये रिलेटेड था आर्टिकल 356 से। ठीक है, आर्टिकल 356 की बात करेंगे। आर्टिकल 356 क्या है, प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, आर्टिकल 356 क्या है, प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक, तो एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हमारे जो हमारा महामहिम जो न्यायालय है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय ने यह बोला, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में उच्चतम न्यायालय ने बोला कि ये जो राष्ट्रपति शासन है इसको रीजनेबल ग्राउंड्स पे आप लगाएंगे। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन के लिए रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि गवर्नर ने रिपोर्ट दी प्रेसिडेंट को कुछ भी और आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, ये नहीं होगा। तो ये एसआर बोम्मई के केस में बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट की थी, लेकिन ये मोटा मोटा मेन चीज यही सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब था कि जो प्रेसिडेंट्स रूल लगता है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर की रिकमेंडेशन पे नहीं लगेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल जो है, राष्ट्रपति शासन जो है, वो उसके लिए प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए, तभी वो लगेगा, नहीं तो वो नहीं लगेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल ऐसे नहीं लगेगा कि गवर्नर ने कह दिया और लग गया। ठीक है, जो सरकार है राज्य की, वो अपना कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो फ्लोर पे प्रूफ करेगी, वो फ्लोर पे सिद्ध करेगी अपना कॉन्फिडेंस सदन में। उसके बाद अगर वो नहीं सिद्ध कर पाती है मेजॉरिटी या कॉन्फिडेंस, तब आप उसको भंग करके प्रेसिडेंट्स रूल लगाइए। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नर ने कहा आपने प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन जो होगा ये रीजनेबल ग्राउंड्स पे होना चाहिए, ये बेसिकली ये सही वर्ड है। ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड्स पे, तार्किक तथ्यों पे आधारित होना चाहिए ये। ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड्स पे। ठीक, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ये आया था आपका 1994 में। ठीक है, 1994 का एक केस है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रामेश्वर प्रसाद केस पे। रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन। ठीक है, इसमें भी यही बोला गया था, राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है ये भी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कंडक्ट है, कंडक्ट ऑफ गवर्नर इन प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है, कि जो भी प्रेसिडेंट्स रूल हो रहा है उसमें जो गवर्नर का कंडक्ट है, ठीक है, कंडक्ट ऑफ गवर्नर इन प्रेसिडेंट्स रूल, ये जो है इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो उसमें जो गवर्नर का रोल है उस पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, वो उसकी समीक्षा कर सकता है, उसका रिव्यू कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन केस। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद एक केस आता है बीपी सिंघल। ठीक है,
बीपी सिंघल केस। अब देखिए बीपी सिंघल केस में क्या हुआ, ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग ध्यान से पहले, ठीक है, ये जितना भी है इसको देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। शमशेर सिंह वर्सेस पंजाब केस, ठीक, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2010, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई सेम चीज कि जो रिमूवल है गवर्नर का, ठीक है, रिमूवल ऑफ गवर्नर वो होना चाहिए रीजनेबल ग्राउंड्स पे, ठीक है। तो बीपी सिंघल केस में 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिमूवल है गवर्नर का, जैसे अगर आप किसी भी राज्यपाल को हटा रहे हैं तो वो रीजनेबल ग्राउंड्स पे होना चाहिए, उसका आपके पास कोई वैलिड ठोस रीजन होना चाहिए, ठोस कारण होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपका वो डिसीजन मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो बीपी सिंघल केस हो गया 2010 का। अब देखिए एक रीसेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाबम रिबिया, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये रीसेंट केस है इससे रिलेटेड, नाबम रिबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर, आई थिंक ये 2016 का केस है, ठीक है, नाबम रिबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016 का केस है ये। इसमें देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ठीक, उच्चतम न्यायालय ने यह बोला इस केस में, नबम रिबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर वाले केस में, कि जो आपका कि देखिए बेसिकली इसमें जो इश्यू था वो ये था कि जो गवर्नर साहब थे राज्यपाल, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो सत्र होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कंसल्ट किए, डिस्कस किए, उन्होंने सत्र बुला लिया, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में यही था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी आप समन करेंगे, समन द सेशन, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ गवर्नर एटसेट्रा, should be made after consultation, should be made after consultation with council of ministers, मतलब कि ठीक है, विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो भी सत्र से रिलेटेड, जैसे कि सत्र बुलाना है, ठीक है, या सत्र को खत्म करना है, या गवर्नर का जो एड्रेस है, ये सारी चीजें जो हैं ये आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कंसल्ट करने के बाद ही गवर्नर करेगा। ये नहीं कि गवर्नर जब मन करे उसने सत्र बुला लिया, समन कर लिया उसने, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्स थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भैया केसेस हैं, ध्यान रखिएगा। ये शमशेर सिंह वर्सेस पंजाब 1974, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आर्टिकल 356 से रिलेटेड है 1994, ठीक है। रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन 2006 का केस है ये, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस है ये। उसके बाद आपका बीपी सिंघल का केस है, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 का केस। और ये सबसे रिसेंट सबसे इंपॉर्टेंट केस नाबम रिबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर केस 2016, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे केसेस बता दिए हैं, ठीक। अब चलिए हम सवाल पे आते हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए सवाल में हमें क्या करना है, वही अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर और उसके फंक्शन। अब देखिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपॉइंटमेंट तक तो ठीक है, अपॉइंटमेंट तो बहुत बड़ा उसमें कुछ है नहीं, आप लिख भी दोगे, उसका क्रिटिसिज्म भी लिख दोगे,
लेकिन फंक्शंस जो हैं, अब आपको पता है कि गवर्नर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, जुडिशियल फंक्शंस हैं, डिस्क्रिशनरी फंक्शंस हैं। तो अब इतने सारे फंक्शंस और उनका क्रिटिसिज्म कैसे? तो भैया यहां पे आपको क्या बुद्धि लगानी है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके फंक्शंस हैं, जिनका सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, जिनकी सबसे ज्यादा समीक्षा होती है, जिनकी सबसे ज्यादा बात होती है, चर्चा होती है, उन फंक्शंस को आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मेन मेन, क्योंकि सारे फंक्शंस नहीं लिख सकते आप, उनका क्रिटिसिज्म आप 125 शब्द हैं, देखिए आप नहीं लिख पाएंगे। तो आपको यहां पे अपनी बुद्धि लगानी है कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में तुरंत तुरंत, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि भाई जब भी राज्यपाल सरकार बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर को, सरकार बनाने के लिए किसी भी लीडर को, चीफ मिनिस्टर बाद बनता है, सरकार बनाने के लिए किसी भी लीडर को इनवाइट करते हैं, उसमें कितना बवाल होता है आप देखिए। महाराष्ट्र में देखिए, जब आपका ये शिंदे जी का फैक्शन और उद्धव ठाकरे जी का फैक्शन, उसमें देखिए कितना बवाल हुआ था कि भैया गवर्नर किसको बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए एंड ऑल। वो पूरा सीन आपने देखा ही था, उसमें कितना बवाल हुआ था। तो ये मोस्ट टॉक्ड अबाउट, सबसे ज्यादा बात होती है इस फंक्शन की, और इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है, ठीक है। तो ये लिखना है आपको, ठीक। अब देखिए अपॉइंटमेंट, अब देखिए यहां पे क्या है, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट, फिर से वही चीज, सेम चीज, ये देखिए, ठीक। अब देखिए गवर्नर का प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट वही कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो इसमें फिर से वही चीज है कि भैया जो रूलिंग पार्टी है उसका इंफ्लुएंस होता है इसमें, क्योंकि भैया प्रेसिडेंट जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग काम करता है ना, उसके कहने पे। तो जो उसको कहेंगे वही, उसी आदमी को वो गवर्नर बनाएंगे हमारे राष्ट्रपति जी। तो वहां पे भी एक तरीके का इंफ्लुएंस है रूलिंग पार्टी का, सत्तारूढ़ पार्टी का, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक। तो वही चीज है, देखिए गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, आर्टिकल 155, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। अब क्रिटिसिज्म वही है कि भैया गवर्नर की पोजीशन जो है वो रूलिंग पार्टी अब्यूज करती है, ठीक है। वो अपने हिसाब से अपने जो उनके चहीते हैं उसको बैठा देती है गवर्नर बना के, और फिर उसको अब्यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नर को बोला गया एजेंट ऑफ सेंटर, रबर स्टैंप, पपेट, ठीक है। समझ में आया आपको, इस तरीके के नाम आपने देखा होगा अक्सर न्यूज में दिए जाते हैं, ठीक है। गवर्नर को अक्सर न्यूज में दिया जाता है। यहां पे आप वो वाला क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हैं एक, कि जो टेन्योर फिक्स नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं, नॉट फिक्स्ड टेन्योर, या टेन्योर इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। या इसको और अच्छे से लिखना है तो आप लिख सकते हैं नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कभी भी हटा दिए जाएंगे, कभी भी तबादला, कभी भी किसी, जैसे मान लीजिए एक राज्य का कोई है राज्यपाल, उसको हटा के दूसरे राज्य में भेज दिया गया, है ना। आपने देखा है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है, कितनी बार होता है, शफलिंग होती रहती है हर 3-4-5 महीने में, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपॉइंटमेंट का। अब देखिए फंक्शंस में जैसे मैंने आपको बताया था, अब फंक्शंस में भी आप वैसे कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने आपको यहां इस तरीके से लिख के दिखाया, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। फंक्शंस में भी आपको वही करना है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ गवर्नर एंड इट्स क्रिटिसिज्म, फंक्शंस ऑफ गवर्नर एंड इट्स क्रिटिसिज्म, जो मैंने आपको स्कीम बताई थी आपको उसी पे चलना है, ठीक है। जो मैंने आपको स्कीम बताई थी, ये फंक्शंस ऑफ गवर्नर एंड इट्स क्रिटिसिज्म, इधर फंक्शन इधर क्रिटिसिज्म, ठीक है। ठीक है, फंक्शंस और इधर आपका क्रिटिसिज्म, ठीक है। आपको ऐसे ही लिखना है, ये जो मैंने लिखा है ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, आपको ऐसी ही स्कीम में लिखना है, इसे बेस्ट स्कीम है वो, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि मेन फंक्शंस उठाने हैं। सबसे पहले जो मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है उसको लेके बहुत क्रिटिसिज्म होता है। आपने देखा प्रेसिडेंट रूल जो होता है उसको लेके बहुत क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। जो बिल आपने देखा कि कई बार राज्य सरकार भैया इनके सिग्नेचर के लिए बिल भेजती है गवर्नर साहब के लिए, और ये उसमें भैया राज्य सरकार को परेशान कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक है, एक एग्जीक्यूटिव रोल है, ठीक है, कि भैया देखिए, ठीक। तो ये फंक्शंस हो गए। अब इन्हीं चार फंक्शंस को मैंने लिखा और इन्हीं का क्रिटिसिज्म लिखूंगा मैं, ध्यान रखिए।
जो फंक्शंस लिखिए उन्हीं का क्रिटिसिज्म लिखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो देखिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, कि चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर जो है उसको अपॉइंट करता है गवर्नर। अब क्योंकि यूपी के बारे में सवाल पूछा गया इसलिए यूपी यहां पे लिख दिया मैंने, ठीक है। प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल जनरली मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। प्रेसिडेंट्स रूल जनरली लगाया जाता है गवर्नर की रिपोर्ट पे। गवर्नर एक रिपोर्ट भेजता है महामहिम राष्ट्रपति को कि सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, संवैधानिक मशीनरी जो है राज्य की, वो गड़बड़ा गई है, तो अब यहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो जनरली राष्ट्रपति शासन, गवर्नर एक रिपोर्ट भेजता है तब लगता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कई कई बार ये चीजें कही हैं कि सिर्फ गवर्नर की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन आप नहीं लगा सकते, है ना, उसके रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। फिर देखिए लेजिस्लेटिव रोल, किसी भी बिल को एक्ट बनना है, अगर कानून बनना है तो उसके लिए आपका सिग्नेचर चाहिए होते हैं राज्यपाल जी के, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा फंक्शन, ठीक है, कि गवर्नर का जो वर्क है, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव रोल है गवर्नर का, ठीक है, कि उसका जो वर्क है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसकी एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कहेगी, अब इसका भी देखिए बहुत सारे क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। कई कई बार होता है कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो जो एडवाइस दे रही है आपका राज्यपाल नहीं मानता है, ठीक है। तो कई कई बार ये टसल चलती रहती है, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए इसी का क्रिटिसिज्म देखिए। तो देखिए पहला फंक्शन क्या था, मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट। अब देखिए, ये देखिए मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा कि भैया जनरली क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जैसे मान लीजिए सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है उसी के कैंडिडेट को, राज्य में उसका जो कैंडिडेट है उसी को सरकार बनाने के लिए जनरली गवर्नर इनवाइट कर लेता है। ये समस्याएं, ये इश्यूज रहते हैं जनरली कि ये देखिए गवर्नर ऑफन इज बायस्ड टुवर्ड्स द स्टेट पार्टी विच इज आल्सो द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, उसी के कैंडिडेट को बुला लेंगे सरकार बनाने के लिए, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्या था, प्रेसिडेंट्स रूल का। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, प्रेसिडेंट्स रूल का, कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है गवर्नर की रिपोर्ट पे। तो उसमें देखिए क्रिटिसिज्म क्या है कि प्रेसिडेंट्स रूल का जनरली मिसयूज होता है। आपने कितनी बार देखा होगा कि भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मतलब अपने हिसाब से राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है कई कई जगहों पे, और ये आज से नहीं, ये आजादी के बाद से नेहरू जी के टाइम से चलता आ रहा है। आप इसकी पूरी हिस्ट्री देखिएगा, ठीक है। कितनी बार कितनी सारी सरकारों को बर्खास्त किया गया, अब तो बल्कि नहीं होता है, पहले बहुत होता था ये कि स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया अपने मन से और राष्ट्रपति शासन लगा दिया वहां पे, ठीक है। तो ये मिसयूज हो गया प्रेसिडेंट्स रूल का, ठीक है। कई कई बार गवर्नर जो है वो, ये गवर्नर ओ होगा ये, ठीक है, ए नहीं होगा, ओ होगा ये, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो गवर्नर क्या करता है, जैसे मान लीजिए गवर्नर के पास कोई बिल भेजा, ठीक है, राज्य सरकार ने। अब गवर्नर क्योंकि एजेंट है केंद्र सरकार का, तो मान लीजिए कुछ टसल चल रही है और राष्ट्रपति तो उधर से ऊपर से ऑर्डर आ गया भैया कि इस बिल को रोकना है, तो गवर्नर जनरली डिले करेगा उस बिल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर देखिए इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, ठीक है। गवर्नर का जो भी डिसीजन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से या तो इन्फ्लुएंस्ड होगा, ठीक है, और या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के उससे इन्फ्लुएंस्ड होगा या रूलिंग पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड होगा, ठीक है। तो ये भी है, मतलब उसकी कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं है गवर्नर की। समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए फिर हम आ गए यहाँ पे रीसेंट एग्जांपल्स। अब देखिए यहाँ पे हमने रीसेंट एग्जांपल्स दे दिए हैं कुछ, ठीक है, गोवा, मेघालय, मणिपुर, कर्नाटक। अब आपको ये देखना है, आपका होमवर्क ये है कि आपको देखना है कि इन स्टेट्स में क्या इश्यूज हुए थे राज्यपाल जी को लेकर। गोवा, मेघालय, मणिपुर, कर्नाटक, ठीक है, क्या इश्यूज हुए थे ये आपको देखना है और पढ़ना है कि इश्यूज क्या थे, ठीक है। तो रीसेंट एग्जांपल मैंने दे दिए कि ये जो रीसेंट एग्जांपल्स हैं गोवा, मेघालय, मणिपुर, कर्नाटक के, ये बताते हैं कि गवर्नर को जुडिशियसली, इंपार्शियली और एफिशिएंटली एक्ट करना चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए हिंदी मीडियम वालों, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख, वही जो मैंने बोला, कार्यकारी प्रमुख मतलब क्या होता है, डीजीओर। एक चीज होती है डीजीओर, एक चीज होती है डी फैक्टो। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है डी फैक्टो, डीजीओर। डीजीओर मतलब होता है नॉमिनल, किताबों पे जो कागज पे प्रमुख है वो होता है डीजीओर। डिफैक्टो मतलब होता है जो असली में प्रमुख है, रियलिटी में जो प्रमुख है। जैसे कि कागज पे राज्य का प्रमुख कौन है, राज्यपाल, लेकिन रियलिटी में राज्य का प्रमुख कौन है, सारी पावर्स किसके पास है, चीफ मिनिस्टर के पास, ठीक है। तो ये देखिए वही चीज लिखिए, राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख है लेकिन केवल नामिक या डीजीओर प्रमुख है, ठीक राष्ट्रपति की तरह। राष्ट्रपति का भी वही हाल है सेंटर में, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया और इसकी आलोचना, इसको देख लीजिए,
ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूं, आप लोग इसको देख लीजिए आराम से, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले भी देखिए। ठीक है, तो प्रक्रिया, अपॉइंटमेंट और आलोचना। अब देखिए, इसको देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कार्य। ठीक, ये कार्य हो गए, ये हो गई आपकी आलोचना। राजनीतिक पक्षपात, राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग हो रहा है, विधायी देरी, बिल में सिग्नेचर करने में देरी करता है राज्यपाल। प्रभावित निर्णय लेना, प्रभावित ही है राज्यपाल के निर्णय, ठीक है, कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, कभी रूलिंग पार्टी जो सेंटर में उससे, कभी राष्ट्रपति से, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट निर्णय बहुत मुश्किल से ही ले पाता है राज्यपाल जो है, ठीक है। अब देखिए, गोवा, मेघालय, मणिपुर और कर्नाटक के हाल के उदाहरण इस बात पर जोर देते हैं कि राज्यपाल को लोकतंत्र के सुचारू कार्यकरण के लिए समझदारी, निष्पक्षता और कुशलता से कार्य करना चाहिए। तो ये हमने करंट अफेयर्स के कुछ एग्जांपल्स दे दिए, रिसेंट के एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखिए, एक चीज और आप लोगों को देखना है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ कमिटीज हैं, ठीक है, कि कुछ कमिटीज हैं जिन्होंने गवर्नर के बारे में बोल रखा है, ठीक है, कुछ कमिटीज हैं जिन्होंने गवर्नर के बारे में बोल रखा है। देखिए, इसमें कौन कौन सी कमिटीज हैं, सबसे पहले वो समझिए। सबसे पहले पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, कब का, 1969 का, ठीक है, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है 1969 का। उसके बाद आपका क्या है, सरकारिया कमीशन, बहुत फेमस है, इसकी जो रिकमेंडेशंस है ना, मैं आपको बता रहा हूं, सरकारिया कमीशन ने जो जो बोला है, इन एंड आउट सब रट लीजिए, बहुत सारे मेंस के आंसर में आपको ये काम आएगा, इसकी रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो सरकारिया कमीशन है आपका 1988 का, ठीक है, जिसने बोल रखा है राज्यपाल के बारे में कुछ कुछ। उसके बाद आपका है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान के संचालन की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। उसके बाद, ठीक, ये हो गया आपका, ये आया था 2002 में, ठीक है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में। फिर हमारे पास आ जाएगा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, सेकंड एडीआर, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, सॉरी एआरसी, एडीआर नहीं एआरसी, ठीक है, सेकंड एआरसी, ठीक, ये आता है आपका आई थिंक 2008 में, ठीक है, सेकंड एआरसी है 2008 की। उसके बाद आपका आ जाता है पंछी कमीशन 2010 का। अब देखिए, मैं शॉर्ट ब्रीफ में मैं आपको इनके रिकमेंडेशंस बताऊंगा जो आपके काम के हैं और प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं।
लेकिन आपका काम क्या है, ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन पहला वाला, सरकारिया कमीशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड एआरसी, पंची कमीशन, इनकी रिकमेंडेशंस को आपको पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ राज्यपाल को ही नहीं, बहुत सारी चीजों को बहुत और सारे मुद्दों पे भी इन्होंने अपना व्यू दिया है और अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। ठीक है, बेसिकली राज्य और सेंटर के रिलेशंस से रिलेटेड है ये, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन एंड आउट। मैं आपको यहां पे सिर्फ राज्यपाल वाली चीजें बता रहा हूं। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है 1969, ठीक, देखिए इसको ध्यान से पहले देख लीजिए, ये जितने भी कमीशन या कमिटीज हैं इनको एक बार देख लीजिए, इनको कि ये इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1969 ने क्या कहा था कि नॉन पार्टीसन पर्सन, मतलब कि ऐसा इंसान जो न्यूट्रल हो, जो बायस्ड ना हो और पब्लिक लाइफ में उसको एक्सपीरियंस हो, पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस हो, ऐसे इंसान को गवर्नर बनाना चाहिए। ठीक है, नॉन पार्टीसन हो, पब्लिक लाइफ का उसे एक्सपीरियंस हो, एमिनेंट पर्सनैलिटी हो, ठीक है, ये सारे आप लिख दीजिएगा एडजेक्टिव्स, विशेषण। ठीक है, कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने कहा 1969 में कि एमिनेंट नॉन पार्टीसन, मतलब कि जो बायस्ड ना हो, पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस हो जिसको, ऐसे इंसान को गवर्नर बनाना चाहिए। अब हम आते देखिए सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट 2-3 इनके रिकमेंडेशंस हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। देखिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट को लेकर, ठीक है, अब अपॉइंटमेंट को लेकर क्या कहा है सरकारिया कमीशन ने, भैया अपॉइंटमेंट को लेकर इन्होंने भी यही कहा है कि एक ऐसी डिटैच्ड फिगर, मतलब जो बायस्ड ना हो, ठीक है, मतलब डिटैच्ड फिगर होनी चाहिए, ठीक है, पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, डिटैच्ड फिगर, पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसे इंसान को आप बनाइए गवर्नर। और इन्होंने यह भी कहा है कि आप बनाने से पहले एक बार कंसल्ट कर लीजिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर है उसको कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट वाली बात हो गई। रिमूवल में देखिए इन्होंने बोला है, सरकारिया कमीशन में ये बोला गया था रिमूवल में कि जो रिमूवल होना चाहिए वो लॉजिकल ग्राउंड्स पे होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी बात पे उनको हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल ग्राउंड्स पे रिमूवल होना चाहिए गवर्नर का, ये बोला है सरकारिया कमीशन ने। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्टिकल 356 पे क्या बोला है। आर्टिकल 356 पे ये बोला है कि लास्ट रिजॉर्ट होगा, प्रेसिडेंट्स रूल जो होगा वो लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कि प्रेसिडेंट्स रूल आप तभी लगाओगे जब ऐसी स्थिति आ जाए कि भैया अब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, तभी आप प्रेसिडेंट्स रूल लगाओगे कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, अब तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं बचा। तो ये सरकारिया कमीशन ने बोला। उसके बाद अब देखिए नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002। ठीक है, तो ये सरकारिया कमीशन की, ठीक है ना, तो सरकारिया कमीशन ने अपॉइंटमेंट, रिमूवल और आर्टिकल 356 तीनों के बारे में बात बोली है। ठीक, अब देखिए नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा कि भैया जो अपॉइंटमेंट होगा ना, इन्होंने कहा कि एक कमिटी बनाइए। ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए एक कमिटी बनाइए, कमिटी बताएगी, सॉरी कमिटी अपॉइंट करेगी राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल को कमेटी नियुक्त करेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है ये, मेरे इसमें बहुत काम आएगा आप लोगों के, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये 5 जो मैंने आपको
ये 5 कमिटीज जो लेख रखी है ना, इनको इन एंड आउट पढ़ लीजिएगा, इनके रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस पे बहुत काम आएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो कमिटी नियुक्त करेगी, राज्यपाल को कमिटी नियुक्त करेगी। उस कमिटी में कौन कौन होगा? उस कमिटी में होगा प्राइम मिनिस्टर, पीएम, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, होम मिनिस्टर, ठीक है, सीएम, ठीक है, और लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। देख लीजिए, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और लोकसभा का स्पीकर, ये 4 लोगों से कमिटी बनेगी। वो कमिटी अपॉइंट करेगी गवर्नर को, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड एआरसी 2008 में, देखिए पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आया 1969 में। इसके चेयरमैन बताइए मुझे कौन है, ठीक है, मुरारजी देसाई जी की चेयरमैनशिप में ही आया था, ठीक है, फर्स्ट एआरसी कमीशन। उसके सेकंड एआरसी कमीशन आया 2008 में, ठीक है। अब इसने क्या कहा, सेकंड एआरसी कमीशन 2008 में जो आया, इसने कहा कि अंतरराज्यीय काउंसिल परिषद, ठीक है, मतलब इंटर स्टेट काउंसिल्स जो हैं, इंटर स्टेट काउंसिल्स को गाइडलाइन निकालनी चाहिए, गाइडलाइंस टू गवर्नर फॉर हिज डिस्क्रिशनरी फंक्शंस, ठीक है। तो ये जो सेकंड एआरसी कमीशन है, इसने कहा कि भैया जो इंटर स्टेट काउंसिल्स हैं, उनको गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि गवर्नर कैसे कंडक्ट करेगा, गवर्नर का कंडक्ट क्या होगा, इसको लेके गाइडलाइंस बनानी चाहिए इंटर स्टेट काउंसिल्स को। अब इंटर स्टेट काउंसिल्स क्या होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इंटर स्टेट काउंसिल्स का हेड कौन होता है, आपको ये पता होना चाहिए। उनका काम क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये आप पता करके आएंगे अगली क्लास में और मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, आपको बताना है। जिन जिन को पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं अभी, ठीक है। अब देखिए पंची कमीशन, बहुत रीसेंट, ये बहुत रीसेंट तो नहीं है लेकिन लेटेस्ट आप बोल सकते हो 2010, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसने सबसे पहले जो रिकमेंडेशन किया, इसने कहा कि भैया फिक्स टर्म होना चाहिए, ठीक है, मतलब 5 साल से पहले आप नहीं हटाएंगे राज्यपाल को, पहली चीज फिक्स टर्म होना चाहिए 5 साल का। दूसरी चीज, अगर आप हटाएंगे तो जो रिमूवल होगा, मतलब आप राज्यपाल को कैसे हटाएंगे, इंपीच करेंगे आप उसे, आप राज्यपाल को इंपीचमेंट के थ्रू हटाएंगे। महाभियोग जो हम किसका करते हैं, प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो पंची कमीशन ने कहा कि भाई देख लीजिए, पंची कमीशन ने बोला कि राज्यपाल को 5 साल का फिक्स टर्म दिया जाएगा और इनको जब हटाना है आपको तो आपको महाभियोग लाना पड़ेगा और आप हटाएंगे भी कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स पे, और हटाने के लिए भी आपको इंपीचमेंट वाला प्रोसेस करना पड़ेगा जो हमें राष्ट्रपति के लिए करना पड़ता है, ठीक है, महाभियोग। अब मजे की बात सुनिए, एक सवाल और सुनिए, अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। एक देश है जिसके राष्ट्रपति पे, राष्ट्रपति रहते हुए, मतलब वो उस देश के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति रहते हुए उन पे महाभियोग चलाया गया है, कौन सा देश है बताइए, और उन महानुभावों का नाम क्या है, और उन पे आखिरकार महाभियोग क्यों चलाया जा रहा है, ये भी बताइए। आप समझ रहे हैं, मतलब एक प्रेसिडेंट है, वो देश के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो संविधान के खिलाफ था, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ था, और इस वजह से उनपे पार्लियामेंट, वहां की पार्लियामेंट पे महाभियोग लाया गया और महाभियोग चलाया जा रहा है उनके ऊपर, ठीक है। तो कौन है, उनका नाम क्या है राष्ट्रपति जी का, देश कौन सा है, और क्या वजह है कि उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा रहा है, ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। तो 5 साल का फिक्स टर्म है और इंपीचमेंट के थ्रू आप इनको हटा सकते हैं। पंची कमीशन, पंची कमीशन ने यह भी बोला था, ये भी आप सुन लीजिए, ठीक है, कि आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 को थोड़ा सा अमेंड करना चाहिए, सरकार को थोड़ा सा अमेंड करना चाहिए इन आर्टिकल्स को, और इनमें जो बहुत ज्यादा पावर्स दे रखी हैं कि भाई गवर्नर जो कहेगा कि गवर्नर ने रिपोर्ट दी और उस पर आपका राष्ट्रपति शासन लग गया, तो उनको थोड़ा सा चीजों को अमेंड करना चाहिए, ठीक है। इसको देख लीजिए आप लोग ध्यान से, रैप अप करते हैं फिर इसको, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए।
देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो भैया फिर से देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1969 ने बोला कि एमिनेंट नॉन पार्टीसन पब्लिक लाइफ में एक्सपीरियंस इंसान को गवर्नर बनाइए। फिर सरकारिया कमीशन आता है जिसने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी। इसने कहा कि भैया डिटैच्ड फिगर हो, पब्लिक लाइफ में एक्सपर्ट इंसान को आप बनाइए, आप चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए, पहले बनाने से पहले, राज्यपाल नियुक्त करने से पहले आप चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है, लॉजिकल ग्राउंड्स पे रिमूवल करिए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 356 को एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज करिए, एकदम लास्ट में। फिर आया नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसने कहा कि एक कमिटी बनाई जाएगी जो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर होंगे, ठीक है, उस कमिटी में, और वो राज्यपाल को नियुक्त करेंगे, ठीक है। उसका सेकंड एआरसी ने कहा कि इंटर स्टेट काउंसिल्स की गाइडलाइंस होंगी गवर्नर को, ठीक है, डिस्क्रिशनरी टू गवर्नर फॉर हिज डिस्क्रिशनरी एक्शंस, ठीक है, एक गाइडलाइंस होनी चाहिए इंटर स्टेट काउंसिल की। फिर पंची कमीशन ने कहा कि फिक्स टर्म होना चाहिए 5 साल का। अगर आपको हटाना है गवर्नर को तो इंपीचमेंट करिए, महाभियोग लाइए, ठीक है, आर्टिकल 355 356 को अमेंड करिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पंची कमीशन की रिकमेंडेशन है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको कहां लिखा जाए, वो ये है, ध्यान रखिए आप, कि जो चांसलर बना दिया जाता है ना यूनिवर्सिटीज का, जो चांसलर बना दिया जाता है गवर्नर को जो चांसलर बना दिया जाता है यूनिवर्सिटीज का, वो कन्वेंशन जो है ना वो हटना चाहिए। ये पंची कमीशन ने कहा कि चांसलर जो बना दिया जाता है यूनिवर्सिटीज का गवर्नर्स को, वो हटना चाहिए, वो चीज बंद होनी चाहिए, ठीक है। और सीधी सी बात है, मतलब कोई सेंस नहीं है उस चीज का कि आप, वो चीज बंद होनी चाहिए। अब देखिए, ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें होती तो है नहीं, ठीक है। तो इनमें से जैसे ये वाला है कि 5 साल का फिक्स टर्म, इंपीचमेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें मानी नहीं गई, रिकमेंडेशंस मानी नहीं गई। जनरली इनमें से रिकमेंडेशंस बहुत सारे थे जो माने नहीं गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिनिश, ठीक है। 2 क्वेश्चन किए हमने, एक पीवाईक्यू और एक जो मैंने खुद फ्रेम किया था। दोनों के मॉडल आंसर्स हैं, मेरे खुद से लिखे हुए हैं, और ये आप लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे। जिस तरीके का आप लोग रिस्पॉन्स देंगे उस हिसाब से ये आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। तो चलिए समापन करते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे कल मिलेंगे। आपने कह दिया कल मिलेंगे, हम दोनों लोग कल मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता की सेवा करिए, पढ़ाई करिए और परेशान मत होइए, ठीक है, पढ़ते रहिए। चलिए नमस्कार, जय हिंद।